निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला, अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि, प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना, गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करे जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई, लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है। तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए, आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं।
अब तो हम इस गांव में एक हफ्ता तो क्या, 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते न बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की। दीदी, ये वाला सवाल देखो ना, समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ये वाला? अरे पगली, ये तो बहुत आसान है। देख, पहले इसे जोड़ना है और फिर इसमें से घटा देना है, सिंपल। अरे हाँ दीदी, तुमने तो कितनी आसानी से कर दिया और मैं कब से माथा मार रही थी। कई बार माथा मारने की जरूरत नहीं होती, बस नजरिया बदलने से बात बन जाती है। सही कहती हो दीदी। अच्छा ये बताओ, वो कॉलेज का फॉर्म भर दिया तुमने? नहीं, मैं नहीं भरूंगी उसे, मैंने तो कुछ और सोचा है। हैं? ऐसा क्या सोचा है? मुझे भी बताओ। मुझे यहाँ गांव में रहकर नहीं पढ़ना। अपने गांव के कॉलेज में ना तो मेरा मनपसंद कोर्स है और ना अच्छे टीचर्स। मुझे तो शहर जाकर पढ़ना है। हाय राम, शहर जाओगी? और तुम्हारे साथ कौन रहेगा वहाँ? कोई नहीं, मैं अकेली रहकर पढ़ाई करूंगी वहाँ। क्या अकेली रह लोगी दीदी? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे 12वीं में इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फायदा अगर सारी जिंदगी गांव में ही बितानी है तो। वो बात तो ठीक है दीदी, लेकिन अपने गांव का माहौल तो तुम्हें पता है ना। यहाँ लड़कियों को स्कूल ही बहुत कम लोग भेजते हैं और तुम शहर जाकर। बस इसी सोच ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है। ये बात तो सही है दीदी। सच बताऊं तो मुझे भी शहर जाकर पढ़ने में कोई बुराई नहीं लगती, बस वहाँ के टिमटाम से डर लगता है। टिमटाम मतलब? दीदी, मेरी एक दोस्त बता रही थी, उसके मामा की बेटी गांव से शहर गई थी पढ़ने, लेकिन वहाँ जाकर 1 नंबर की घमंडी और बदतमीज हो गई वो। और तो और तुम्हें पता है, वो तो सिगरेट भी पीने लगी है। तो क्या हुआ, शहर की जिंदगी अलग है, लोग बदल ही जाते हैं वहाँ जाकर। नहीं दीदी, तुम अगर शहर जाओ तो कभी मत बदलना। ऐसे कह रही है जैसे कल ही जा रही हूँ मैं। अभी तो बाबा को मनाना है, जो सबसे मुश्किल काम है। तुम फिक्र मत करो दीदी, हम दोनों मिलकर बाबा को मना ही लेंगे। सीमा और माला सगी बहनें थी। सीमा छोटी थी और माला बड़ी। दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। माला ने हाल ही में बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं की परीक्षा पास की थी और अब वो शहर जाकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पिता लालचंद के गांव में कई खेत थे। वो माला को पढ़ने के लिए शहर भेज सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था। क्या शहर? ना बिटिया, जो करना है यही रहकर कर लो। वहाँ अकेली कैसे रहोगी? रह लूंगी बाबा, मैंने सब पता कर लिया है। कॉलेज का अपना हॉस्टल है जहाँ स्टूडेंट्स आराम से रह सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ, मेरा यकीन कीजिए। वहाँ जाकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सच में। बिटिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। सारी जिंदगी घर संभालते संभालते थक गई है वो। और वैसे भी तुम तो पढ़ने में इतनी होशियार हो, यहाँ गांव से भी बहुत कुछ कर सकती हो। फिर शहर जाने की क्या जरूरत? जरूरत है बाबा, क्योंकि दीदी का मन है शहर जाकर पढ़ने का। आप उन्हें जाने दीजिए और मैं हूँ ना यहाँ माँ के साथ। मैं यहीं रहूंगी हमेशा, ये वादा है मेरा। सीमा की बात सुनकर लालचंद माला को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। माला शहर के एक नामी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगती है। वो गांव से शहर अपने बेहतर भविष्य को सजाने के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीजें ज्यादा जरूरी हो गई। सीमा का डर सही साबित हो रहा था। माला शहर जाकर बदलती जा रही थी। माला, तैयार रहना, आज रात का प्लान है। वार्डन के सोने के बाद निकलेंगे सब। अच्छा ठीक है यार, बट कल एग्जाम है। अरे यार, अब तू नाटक मत शुरू कर। एग्जाम्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन डिस्को पार्टी का ये मौका बार बार नहीं मिलता। बात तो तेरी ठीक है। चल फिर चलती हूँ मैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, अब यही सब माला को पसंद था। इस वजह से उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। उसके मार्क्स लगातार गिरते जा रहे थे।
दीदी मैंने नेट पर देखी तुम्हारी मार्कशीट, नंबर तो बहुत कम है दीदी। हाँ तो क्या हुआ, अगले सेमेस्टर में कवर कर लूंगी मैं। वैसे तूने ये बात बाबा को तो नहीं बताई? ना दीदी अभी तो नहीं बताई, लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, वो पूछेंगे तो। नहीं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं घर आऊंगी छुट्टियों में तो संभाल लूंगी सब, बस तू अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? चल अब फोन रखती हूँ मैं, मेरे दोस्त बुला रहे मुझे। दीदी ये सब सही नहीं है, तुम शहर पढ़ने गई हो या ये सब करने? तू एक नंबर की गंवार और बेवकूफ है सीमा, ये सब शहर में रहने के तौर तरीके हैं, समझी? दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो क्या हुआ, कुछ गलत नहीं है इसमें। ना दीदी जो गलत है सो गलत है, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा कॉलेज तो खत्म ही होने वाला है ना। तू पागल है क्या, मुझे गाँव वापस कभी नहीं आना। तो अब वहाँ रहकर करोगी क्या? तुम्हारे मार्क्स भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तुम्हें। तो क्या हुआ? अरे सीमा मुझे शहर जाकर समझ में आया है कि असल में ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने तो अपनी लाइफ सेट कर ली है। क्या मतलब? देख मेरे कॉलेज में एक लड़का है राजीव, वो लट्टू है मुझ पर, उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, बस अब राजीव से शादी करनी है मुझे तो। क्या दीदी ये सोचकर तो नहीं गई थी तुम शहर, तुम्हें तो अपना करियर बनाना था ना, और वैसे भी बाबा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो ना माने, राजीव मुझसे हर हाल में शादी करने को तैयार है, समझी तू? और रही बात करियर की, तो एक अमीर खानदान में शादी हो जाए और क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तू भी समझदारी से काम ले, गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा तुझे, चल मेरे साथ शहर, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी भी बिल्कुल मेरी तरह। नहीं दीदी तुम्हें ही मुबारक हो ये सब, मैं यही गाँव में ही खुश हूँ। माला अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शहर में शादी कर लेती है। उसका पति राजीव अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। एक अमीर घर की बहू बनने के बाद माला ने कभी पलट कर नहीं देखा, यहाँ तक कि उसने कभी किसी को अपने माता पिता और बहन के बारे में भी नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि गांव में रहने वाले उसके परिवार के बारे में कोई जाने और इस बात को लेकर उसकी रेपुटेशन खराब हो। दूसरी तरफ सीमा ने गांव में ही रहकर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अब वो अपने साथ साथ अपने गांव का भविष्य भी संवार रही थी। आज उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया, गरीब किसानों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने में मदद की, लोगों को नई तकनीकों के बारे में बताया, जिससे गाँव में बहुत प्रगति। सीमा बिटिया तुम्हारी वजह से अपने गाँव की तो सूरत ही बदल गई। सच में लालचंद जी साक्षात माँ सरस्वती है आपकी बिटिया। सीमा को आशीर्वाद देते हुए उसके पिता लालचंद की आंखों में नमी थी। सीमा समझ गई कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है। वो सीमा के लिए बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही माला के बारे में सोचकर दुखी भी थे। सीमा को भी माला की बहुत याद आती थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि माला कहाँ है और कैसी है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ माला की जिंदगी में भूचाल आया हुआ था। राजीव इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा कहीं न कहीं से। कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मेरी कंपनी डूबने की कगार पर है और तुम्हें अब भी झूठी तसल्ली देनी है। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। पापा की बात मान लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, यही तो रोना है, बस बोझ बनकर मेरे गले पड़ गई। मंत्री जी की बेटी का रिश्ता आया था मेरे लिए, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो तुम्हें पालना ही लिखा था ना। माला जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन कहाँ? मुझे पता चला है कि अपने बैंक में नई मैनेजर ने ज्वाइन किया है। लेडीज है तो तुम्हारे बात करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। तुम कैसे भी उन्हें मना लेना, अब सब तुम्हारे हाथों में है। कुछ भी करके लोन माफ होना चाहिए, समझी? राजीव और माला बैंक समझते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर का अपॉइंटमेंट मिलता है। राजीव बात करने के लिए माला को अकेले भेजता है। माला जैसे ही बैंक मैनेजर को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीमा तू? बैंक की नई मैनेजर कोई और नहीं बल्कि माला की छोटी बहन सीमा थी। दोनों बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सीमा पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बन चुकी थी और माला उसी बैंक की कर्जदार। सीमा ने फौरन अपनी कुर्सी से उठकर माला को गले से लगा लिया। माला की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके साथ उसका सारा घमंड भी बह गया। हालांकि वो चाहकर भी वो न कर सकी जो राज